Hello friends, myself Anushri Soni, Assistant Professor, Mechanical Engineering. Today we will discuss about Principal Component Analysis. सबसे पहले तो कि Principal Component Analysis की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। Principal Component Analysis के पहले भी बहुत सारे काम हो रहे थे, रिग्रेशन हो रहा था और लॉजिस्टिक रिग्रेशन से रिग्रेशन कर रहे थे हम, मनोवा था, मल्टीवेरिएट, बहुत सारे एनालिसिस थे हमारे पास, लेकिन फिर भी हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी। क्यों हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी है? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग क्या होता है? ओवरफिटिंग वो होता है जहाँ पे हम ट्रेनिंग फेज़ में हमारे मॉडल को जनरेट करने के लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और बहुत सारे फीचर्स दे देते हैं। जब हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और बहुत सारे फीचर्स देते हैं तो वो जो मॉडल होता है वो हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करता है। तो जब वो जनरेशन के टाइम पे हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करता है तो जो मॉडल जनरेट होकर हमारे पास आता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड मॉडल होता है और वो हमें प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देता है। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी। तो देखते हैं हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता क्या है। Principal component analysis is a technique for feature extraction. So it combines our input variables in a specific way, then we can drop the least important variable while still retaining the most valuable part of all of the वेरिएबल्स। हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की यूज़ करते हैं, लेकिन ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम रिड्यूस होगी कैसे? ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी लीस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल हमने दिया था, जो भी लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर या एट्रीब्यूट हमने दिया था, हमें उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल पीसीए यही करता है कि ये सारे इनपुट वेरिएबल्स को कंबाइन करता है और उसमें से जो भी लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना भी हमारा काम चल सकता है और जो हमारे मॉडल को कन्फ्यूज़ ना करे, उसको ही क्या कर देता है? ड्रॉप कर देता है और इनमें से मोस्ट वैल्यूएबल वेरिएबल्स को ले लेता है एंड देन इट जनरेट्स द मॉडल। An exploratory technique that used to reduce the dimensionality of data set to 2D और 3D। हम इसको इस वे में भी बोल सकते हैं कि ये क्या करता है कि डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करता है। तो PCA इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट हाई डायमेंशनलिटी डेटा इनटू लो डायमेंशनलिटी डेटा। हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? रिड्यूस नंबर ऑफ डायमेंशंस इन डेटा, फाइंड पैटर्न्स इन हाई डायमेंशनल डेटा, विजुअलाइज डेटा ऑफ हाई डायमेंशनलिटी। इसके एग्जाम्पल्स फेस रिकॉग्निशन हो सकता है। हम हमारे फ़ोन में लॉक लगाते हैं, सो उस लॉक को जब हम अनलॉक करते हैं फेस लॉक को, तो क्या करता है? हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। तो वो जो फेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, वहाँ पे हमने कुछ एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स दिए हुए हैं उसको, तो हम इसका भी काम किससे कर सकते हैं? पीसीए से कर सकते हैं। इमेज कंप्रेशन कर सकते हैं और जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस हम इससे कर सकते हैं। दिस इज अ pictorial description of PCA. What we do in PCA is there are 3 dimensions or 3 variables, and these 3 variables are, these 3 attributes are, and these are the plots in green, blue, orange and रेड कलर। ये हमारे क्या है? प्लॉट्स है जो कि हमने तीनों डायमेंशंस को लेकर बनाए हैं मॉडल जनरेशन के दौरान। अब हम क्या करेंगे कि पीसीए में हम क्या करेंगे? एक न्यू टेक्निक यूज़ करते हैं। वो न्यू टेक्निक क्या होती है? व्यू। कि हम क्या कर रहे हैं, इसको कोई भी एक डिफरेंट एंगल से व्यू करेंगे और वो जो फर्स्ट व्यू होगा वो ऐसा होगा जहाँ से हमें सारे पॉइंट्स हमारे व्यू हो सके और प्लॉट हो सके। हम देखते हैं इसमें PC1 की जो डायरेक्शन है। अब PC1 की डायरेक्शन में क्या हो रहा है? PC1 की डायरेक्शन में अगर मैं जाऊँ और वहाँ पे अगर मैं एक लाइन लूँ और उस लाइन पर इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूँ, या एक प्लेन लूँ, प्लेन पे इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूँ, तो सारे पॉइंट्स मेरे प्लॉट हो गए इस पर। अब ये तो हो गया मेरा PC1। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कंपोनेंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को करने के लिए मुझे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मैं क्या करती हूँ? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालती हूँ। और वो प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे निकालती हूँ वही मैंने बताया अभी आपको कि हम क्या करेंगे, इन प्लॉट्स के लिए एक ऐसा व्यू लेंगे जिसमें कि ये सारे प्लॉट्स एक लाइन के ऊपर प्लॉट हो सके या फिर एक प्लेन के ऊपर प्लॉट हो सके। हमने एक डायरेक्शन में देखा PC1 में, ऐसे हम दूसरे डायरेक्शन में देखते हैं PC2 में। ये हमारा होगा प्रिंसिपल कंपोनेंट नंबर 2 कि अगर हम उस डायरेक्शन में गए तो हम अगर सारे कंपोनेंट्स, सारे जो प्लॉट्स हैं इनको प्लॉट करें तो वो हमारे उस पर प्लॉट हो जाने चाहिए। इसका कंपोनेंट स्पेस अगर हम देखें तो हमने क्या कर लिया? PC1 और PC2 का कंपोनेंट स्पेस बना लिया और इन सबको हमने एक उसमें प्लॉट कर लिया। अब क्या होना चाहिए कि PC1 एंड PC2 ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती क्या है? ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहती है कि PC1 एंड PC2 शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ
ईच अदर, दैट PC1 एंड PC2 एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अनरिलेटेड होने चाहिए, बिल्कुल भी को रिलेटेड नहीं होने चाहिए. Projections along PC1 discriminate the data most along any one axis. यही बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे उसमें हम ऐसा कंपोनेंट, ऐसा व्यू या ऐसा डायरेक्शन लेंगे जिससे कि जितने भी पॉइंट्स या एट्रीब्यूट्स का प्लॉट हमने लिया है वो सब व्यू हो सके और उन सबको मैं किसी भी प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकूँ. अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी PCA करता क्या है? PCA finds a new set of dimensions such that all the dimensions are orthogonal and ranked according to the variance of data along them. It means more important principle. PCA एक ऐसा सेट ऑफ डायमेंशन देता है जिसमें एक तो सारे डायमेंशंस का किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे? PC1 एंड PC2 को. जो सारे डायमेंशंस है वो क्या हो गया? ऑर्थोगोनल हो गया. ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. और ये किस तरह से रैंक्ड हैं कि इनकी वेरिएंस के अकॉर्डिंग रैंक्ड हैं. वेरिएंस के अकॉर्डिंग कैसे? PC1 मैंने लिया जहाँ से मुझे पूरा व्यू हो रहा है, सारे प्लॉट्स को मैं कवर कर पा रही हूँ, उसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा? मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल होगा. एक्सिस ऑकर्स फर्स्ट, मोर इम्पॉर्टेंट इज इक्वल्स टू मोर वेरिएंस, मोर स्प्रेड आउट डेटा. मोर इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होगा? मोर इम्पॉर्टेंट वही होगा जिसकी वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगी, मतलब जो कि सबसे ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कर सकेगा वही क्या होगा? मोर इम्पॉर्टेंट होगा, और वही हमारा क्या होगा? PC1 होगा. Principal component analysis idea. Does the data set span the whole of d-dimensional space? For a matrix of m samples and n genes, create a new covariance matrix of size n into n. Transform some large number of variables into a small number of uncorrelated variables called principal components. Develop to capture as much of the variance in data as possible. A principal component. First principal component is the direction of greatest variability or covariance in the data. Second is the next orthogonal direction to the greatest variability. So first remove all the variability along the first component and then find the next direction of the greatest variability. फर्स्ट कंपोनेंट वो होगा जहाँ से कि हमें सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी दिखेगी और सबसे ज़्यादा कोवेरियंस दिखेगी डेटा के अंदर. और सेकंड कंपोनेंट कौन सा होगा? कि फर्स्ट से जो अनकोरिलेटेड हो वही होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट वेरिएबिलिटी से अनकोरिलेटेड हो. सो पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लॉट हमने ले लिया और उसके अलॉन्ग जितनी भी वेरिएबिलिटी आती है उन सबको हम रिमूव कर देंगे. प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 इसको हम क्या बोलेंगे? PC1 बोलेंगे. प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 इसको हम क्या बोलेंगे? PC2 बोलेंगे. तो प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 is the eigenvalue with the largest absolute value will indicate that the data have the largest variance along its eigenvector, the direction along which there is greatest variation. In PC2, the direction with maximum left in data orthogonal to PC1. In general, only few directions manage to capture most of the variability in the data. In the solution of principal component analysis, we will cover also eigenvalue, eigenvectors. So this is with the eigenvalue, eigenvector, that कि जितनी ज़्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू होगी आइगन वैल्यू की उतना ही ज़्यादा हमारी क्या होगी? वेरिएंस होगी. और वो जो वेरिएंस होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी? कि जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वेरिएशन जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम क्या कर लेंगे? PC1 को ले लेंगे. अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है? लीनियर प्रोजेक्शन मेथड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ parameters, transfer a set of correlated variables into a new set of uncorrelated variables, map the data into space of lower dimensionality, form a supervised learning. This is the principle of CA. दैट कि हम क्या करेंगे? लीनियर प्रोजेक्शन मेथड को यूज़ करेंगे पैरामीटर्स को रिड्यूस करने के लिए. हमने क्या किया? PC1 के डायरेक्शन में लीनियर प्रोजेक्शन किया उन सारे प्लॉट्स का, ऐसे PC2 के डायरेक्शन में लीनियर प्रोजेक्शन किया उन सारे प्लॉट्स का. अब ये जो सेट ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल्स है इसको क्या कर देंगे? न्यू सेट में ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पे अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स के अंदर. इसको क्या करेंगे? अब जो डेटा आया है उसको हमने क्या किया? लोअर डायमेंशनलिटी में मैप कर लिया, जैसा कि हमने आपको दिखाया था सेकेंड पिक्चर में कि हमने क्या किया था? न्यू डायमेंशनलिटी सेट में उसको मैपअप कर दिया. अब ये क्या होती है? अनसुपरवाइज लर्निंग का फॉर्म होती है. दो तरह की लर्निंग होती है हमारी, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? इट कैन बी viewed as a rotation of the existing axis to a new positions in the space defined by original variables.
New axes are orthogonal and represent the directions with maximum variability. नाउ स्टेप्स ऑफ PCA. अगर हमें कोई भी PCA का PC1 PC2 निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे हम वो PC1 एंड PC2, इसकी फॉलोइंग स्टेप और एक प्रोसीजर है. सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लेट एक्स बार विद द मीन वेक्टर. तो हम क्या करेंगे, जितनी भी रोज होंगी हमारी या जितने भी कॉलम्स होंगे या जितने भी ग्रुप्स हमें गिवन होंगे या एट्रीब्यूट्स हमें गिवन होंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं हमें एक एट्रीब्यूट गिवन है एक्स, तो हम उसका क्या कर लेंगे, मीन निकालेंगे, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स बार से. अब हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल डेटा गिवन है उसको एक नए डेटा में एडजस्ट करेंगे. क्या करेंगे हम, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार. एक्स क्या है यहाँ पे, मान लीजिए एक्स वो है, एक्स हमारा एट्रीब्यूट था, उस एट्रीब्यूट के अंदर नो वैल्यूज़ है मान लीजिए, तो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, हर एक वैल्यू के अंदर से हम क्या करेंगे, मीन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालेंगे C ऑफ एडजस्टेड X. फाइंड द आइगन वैक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ C. उसी कोवेरियंस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, आइगन वैक्टर्स और आइगन वैल्यूज निकालेंगे. फॉर मैट्रिक्स C, vectors E equal to column vector having the same direction as CE. Eigenvectors of C is E such that CE is equals to lambda E. जो आइगन वेक्टर है वो C का वो क्या हो गया, हमारा E हो गया, तो CE is equals to क्या हो गया, लैम्डा हो गया. और लैम्डा यहाँ पे हमारे क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ कोवेरियंस. C is equals to लैम्डा E. और हम इसका कैसे निकालेंगे, लैम्डा कैसे फाइंड आउट करेंगे, C माइनस लैम्डा I इंटू E इज इक्वल्स टू 0. सो कोवेरियंस क्या होती है, तो ये तो फॉलोइंग स्टेप्स ही हमारे जो हम फॉलो करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ कैसे करनी है. कोवेरियंस क्या होती है हमारी, इट इज़ अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट्स ऑफ ऑर्डर डेटा मूव इन द सेम डायरेक्शन. तो ये वो एक्सटेंट है जिसमें कि एलिमेंट्स जो होते हैं टू सेट्स ऑफ ऑर्डर डेटा के, वो क्या कहाँ जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं. ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई है. कोवेरियंस मैट्रिक्स हम बनाएंगे, ये जो कोवेरियंस मैट्रिक्स बनती है इसके अंदर हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स, कोवेरियंस ऑफ वाई वाई और कोवेरियंस ऑफ वाई एक्स. ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा जो मैट्रिक्स बनती है वो कैसे बनती है. जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं उतने की ही मैट्रिक्स बनेगी. जैसे आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स है मान लीजिए, तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी. मान लीजिए आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स है तो 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी. जो फॉर्मूला होता है आपका कोवेरियंस का वो क्या होता है, देख लेते हैं इसको. कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n. I इज इक्वल्स टू 1 to n मीन्स यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट. जैसे हमने अभी मान लीजिए 2 एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं इसमें x और y, तो x और y में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, मान लीजिए 10 एट्रीब्यूट्स है, तो n हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10. एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई आई माइनस वाई बार अपॉन n माइनस 1. ये फॉर्मूला हो गया आपके कोवेरियंस से. एक्स आई माइनस एक्स बार क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने अभी इस स्टेप में क्या देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, एक नया सेकंड पॉइंट में देखिए हम नया ओरिजिनल डेटा बना रहे हैं x माइनस एक्स बार. तो यही x माइनस एक्स बार हमने x एट्रीब्यूट के लिए बनाया, ऐसे ही हम y माइनस वाई बार y एट्रीब्यूट के लिए भी बनाएंगे. और यही हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय n माइनस 1. मान लीजिए आपको जो एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं वो 10 है, तो यहाँ पे n माइनस 1 कितना हो गया, 9 हो गया. हियर एक्स आई इज द वैल्यू ऑफ x इन ith डायमेंशन. x बार एंड y बार डिनोट द कॉरस्पॉन्डिंग मीन वैल्यूज़. जो कोवेरियंस होता है वो क्या निकालेगा, कोरिलेशन निकालेगा x और y के बीच में. अगर x और y का जो कोवेरियंस है वो इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये इंडिपेंडेंट है, ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड इफ इट इज़ लेस देन 0 देन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन. मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स, अगर 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो हमारी जो कोवेरियंस की मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे, मतलब कोवेरियंस मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी 2x2 की. लेकिन अगर ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे 3 एट्रीब्यूट्स इसमें हमने ले लिए एक्स वाई जेड, तो कोवेरियंस की मैट्रिक्स कैसे बनेगी हमारी, कोवेरियंस एक्स एक्स, कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स जेड. नेक्स्ट रो क्या आएगी, कोवेरियंस वाई एक्स, कोवेरियंस वाई वाई, कोवेरियंस वाई जेड. नेक्स्ट कोवेरियंस जेड एक्स, कोवेरियंस जेड वाई, कोवेरियंस जेड जेड. ये 3x3 की कोवेरियंस मैट्रिक्स है जब हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे 3. अगर हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे 2 तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 2x2 की, वो होगी कोवेरियंस एक्स एक्स, कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस वाई एक्स और कोवेरियंस वाई वाई. मैं आपको बता देती हूँ कि कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल्स टू कोवेरियंस वाई एक्स, वो हम न्यूमेरिकल में देख लेंगे कैसे होगा.
नाउ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, हमें क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स एंड a minus lambda I into x is equals to 0. This is the procedure of finding eigen value and eigen vectors. अब x और lambda कैसे निकालेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, a minus lambda I यहाँ पे क्या है, नल मैट्रिक्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस lambda I निकालेंगे एंड देन उसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे। और फिर जब हम उसको इक्वल्स टू 0 का रखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई को, तो उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। जो रूट्स आएंगे दैट इज लेमडा 1 एंड लेमडा 2, वो क्या होगी, हमारी आइगन वैल्यूज़ होगी। अब जो भी हमारी आइगन वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा डिटर्मिनेंट था या जो हमारी कोवेरिएंस मैट्रिक्स थी उसमें लैम्डा की जगह पर उसको रखेंगे। जब हम उसको लैम्डा की जगह पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, आइगन वेक्टर्स मिलेंगे x। हमने क्या किया, आइगन वैल्यूज़ निकाल ली, आइगन वेक्टर्स निकाल लिया कोवेरिएंस मैट्रिक्स के लिए। अब जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ, ये वी जे निकालने के काम आती है, ईच कंपोनेंट ऑफ जे, हर एक जे कंपोनेंट के लिए हम क्या निकालते हैं, इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे। वी जे इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय लेमडा जे डिवाइडेड बाय लेमडा एक्स का समेशन फ्रॉम 1 to n, और लेमडा एक्स क्या होता है हमारा यहाँ पे n होता है। तो ऐसा हम क्या कर लेंगे, आइगन वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम PC1 PC2 फाइंड आउट करेंगे, मतलब जितने भी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसको जो वेरिएंस देंगे वो कैसे देंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा। तो क्या बोलते हैं ये, कैन इग्नोर द कंपोनेंट्स ऑफ लेसर सिग्निफिकेंस, जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंस होगा हम उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यू डू लूज सम इंफॉर्मेशन बट इफ द आइगन वैल्यूज आर स्मॉल यू डोंट लूज much. n dimensions in on original data, calculate n eigen vectors and n eigen values, choose only the first p eigen vectors based on their eigen values, find the data set has only p dimensions. अब मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कैन बी लेस देन और इक्वल टू एट्रीब्यूट्स। जितने हमने एट्रीब्यूट्स लिए, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी, हमने उसमें 2 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ पीसीज होंगे वो या तो 2 से कम होंगे या फिर 2 के बराबर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये जो वेरिएंस होता है ये इसी अकॉर्डिंग चलेगा कि हमने जो सबसे पहला कंपोनेंट है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हमेशा। तो हम अगली वीडियो में इसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि हम कैसे इसके स्टेप्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। थैंक यू।